जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों आज का ये 17वां सेट है जो कि लगातार प्लेटफॉर्म के बुक से लिया जा रहा है। इसके पहले ऑलरेडी 16 सेट करवाए जा चुके हैं। साथ ही साथ BSSC के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं वो भी आपको कराए जा चुके हैं। अगर सभी आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर के आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो का PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े और वहां से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि अभी जो है इसका मैंने करंट अफेयर का भी लेटेस्ट करंट अफेयर वीडियो अपलोड कर दिया है। आप हमारे चैनल से जाकर के आप वहां से भी देख सकते हैं। चैनल पे अगर पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आइए हम एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है, देखिए प्रश्न संख्या 1 कहता है कि दीफू दर्रा यानी दीफू पास कहाँ अवस्थित है। आपका ऑप्शन दिया हुआ तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 अरुणाचल हिमाचल में। ये अरुणाचल हिमाचल भी कह देगा या फिर आपको कहीं स्टेट का कभी कभी दे देगा नाम, तो आप अरुणाचल प्रदेश लगाएंगे। दीफू दर्रा कहाँ है तो अरुणाचल प्रदेश में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आप थोड़ा सा और भी इंपॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण जान लें दर्राएं जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। जैसे एक आता है बोमडिला दर्रा, कौन सा, नोट करिएगा, बोमडिला दर्रा। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूँ बेहद ही इंपॉर्टेंट और फायदेमंद होगा। तो बोमडिला दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। यांगयाप दर्रा का नाम आपने सुना होगा, कौन सा, यांगयाप दर्रा, ये भी जो है कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। तो दीफू, यांगयाप, बोमडिला। एक है जयलेपला दर्रा, नोट करिए, जयलेपला दर्रा या जयलेपला पास, ये कहाँ है दोस्तों, तो ये है जो सिक्किम में है। साथ ही साथ एक और मैं आपको बता दूं, बड़ा लच्चा। ऐसे तो बहुत सारे दर्रे हैं लेकिन बड़ा लच्चा की मैं बात करूं तो बड़ा लच्चा कहाँ है दोस्तों, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। तो एक का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि भारत में सबसे लंबी बांध कौन सी है। आप तो प्राचीन युग से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। सबसे बड़ी लंबी बांध की अगर बात करेगा तो आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 हीराकुंड बांध। ये कहाँ है तो हीराकुंड बांध जो है दोस्तों महानदी पर बनाया गया है, यानी जो कि संबलपुर जिले में है। अगर हम इसकी लंबाई की बात कर लें, कहाँ बनाया गया है, ये महानदी पर संबलपुर जिले में। लंबाई की बात करें तो कितनी है दोस्तों, तो 4800 मीटर इसकी कुल लंबाई है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे बनाया गया है, तो भाखड़ा नांगल बांध जो है दोस्तों वो सतलज नदी पे बनाया गया है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची ग्रेविटी डैम यानी गुरुत्वीय डैम भी कह सकते हैं, गुरुत्वीय डैम है, ध्यान में रखिएगा, बांध है। किस नदी पे बनाया गया है भाखड़ा नांगल, तो सतलज पे। एक बच गया नागार्जुन, तो नागार्जुन किस पे बनाया गया दोस्तों, तो कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। वैसे तो ये कृष्णा नदी पर तो है और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के सीमा पर ही अवस्थित है, ध्यान में रखिएगा। और एक और है रिहंद, तो रिहंद जो है, रिहंद परियोजना वो किस नदी पर है, तो रिहंद नदी पर ही है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर ही है, जो कि उत्तर प्रदेश यानी यूपी में है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कहता है कि भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया। VVI का ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन शायद दरोगा में भी पिछले बार पूछा हुआ था, ठीक है। इस बार भी ये क्वेश्चन इस तरह का इंपॉर्टेंट फैक्ट बन देता है आपको और आपसे पूछता भी है। तो 1968 में भारत की संसद में पहला लोक विधेयक जो है कब पेश किया गया था दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1968 में। ध्यान में रखिएगा कि लोकपाल जो है ना सबसे पहले 1809 ईस्वी में, कब, लोकपाल सबसे पहले 1809 ईस्वी में स्वीडन में पेश किया गया था। किस नाम से, तो ओम बुड्समैन के नाम से, नोट करिए, ओम बुड्समैन के नाम से। हालांकि ओम बुड्समैन का नाम मतलब ही होता है लोकतंत्र, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा। हालांकि ये बाद में ऐसे इंडिया में ये पारित तो बार बार लाया जा रहा था, 1968 से कई बार लाया गया, 1968 से लेकर के अभी तक। ये पूछ रहा है कि पहली बार कब पेश किया गया था, तो 1968 में, लेकिन कभी भी ये पारित नहीं हुआ। लेकिन 2019 में जाकर के सबसे पहले भारत का लोकपाल बनाया गया। देश का पहला लोकपाल 2019 में बनाया गया। किसे बनाया गया था, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लीजिए, एकदम एग्जाम में छपेगा। तो भारत का यानी देश का पहला लोकपाल जो है दोस्तों पिनाकी चंद्र घोष को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, पिनाकी चंद्र घोष को। ये तो ठीक है। अगर हम आपसे पूछ दें कि वर्तमान में यानी सितंबर 2023 के अनुसार वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है, तो प्रदीप कुमार मोहंती, नोट करिए, अभी कौन है, प्रदीप कुमार मोहंती अभी भारत के
लोकपाल हैं, यानी सितंबर 2023 के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संख्या की स्थापना हुई है। तो 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, ग्राम कचहरी की स्थापना हुई है। ये दोनों क्वेश्चन पिछले सेट में भी आया है, आप अगर वीडियो से निरंतर बने होंगे तो आपको ध्यान में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है। ये पूछ रहा है कि कौन जो है वो पंचायती से संबंधित नहीं है। तो देख लीजिएगा, पहले हम ऑप्शन देखेंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग का चुनाव पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, बिल्कुल सही है, यानी जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है कि संविधान 74वां संशोधन अधिनियम, यानी पंचायतों का जो उल्लेख किया गया हो संविधान के 74वें संविधान संशोधन में किया गया है, यही आपका गलत है। ये जो है इसमें गलत दिया हुआ है, ये 74वां संविधान संशोधन नहीं बल्कि जो 73वां संविधान संशोधन में इसकी चर्चा की गई है, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। हम बाकी क्वेश्चन ऑप्शन को रीड नहीं करेंगे क्योंकि मेरा आंसर यहीं पे मिल चुका है। अगला प्रश्न है, कहता है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार, ध्यान में रखिएगा, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी है। तो कौन है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3, संतोष यादव जो है वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला है, ठीक है। अच्छा, कब कब चढ़ी थी, तो 1992 और 1993 दोनों लगातार, ध्यान में रखिएगा। अगर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, वैसे तो पहली जो महिला थी ना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, वो कौन थी, जुंको तेबई, नोट करिए, सबसे पहले कौन चढ़ी थी, महिला की बात करेंगे तो जुंको तेबई, जुंको तेबई, ये कहाँ की रहने वाली थी, तो ये जापान की रहने वाली थी, ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर भारत की प्रथम महिला जो है, अगर पूछेगा कि भारत की, ये 2 बार पूछा है, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले 2 बार, तो संतोष यादव। अगर भारत की पहली महिला की बात करेगा जिन्होंने जो है एवरेस्ट पर चढ़ाई करी, तो वो 1984 ईस्वी में बछेंद्री पाल आप लगाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 1। तो इसका 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी, संतोष यादव। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कहता है कि गांधीवादी विचारधारा का मूल आधार क्या है। तो गांधीवादी विचारधारा का राजनीतिक अभियान, बिल्कुल गलत। व्यक्तिगत सत्याग्रह, गलत। अब आपके दिमाग में आएगा सामाजिक आंदोलन और धर्म और नैतिक का आंदोलन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, धर्म और नैतिकता के साथ जो है इनका गांधीवादी का विचारधारा का मूलधारा था। ध्यान में रखिएगा कि गांधी जी जो है वो सत्य और अहिंसा का सर्वाधिक महत्व दिए, सत्य और अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिए। साथ ही साथ जो है गांधी जी लघु और कुटीर, कौन सा, लघु एवं कुटीर उद्योग के भी काफ़ी ज़्यादा समर्थक थे, ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। तो अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। ध्यान में रखिएगा कि अमीर खुसरो जो है 2 चीज़ों का आविष्कार किया था, वो क्या था, वो सितार था, हाँ, सितार एंड तबला, ये दोनों का आविष्कार जो है अमीर खुसरो ने ही किया था। कहा जाता है कि अमीर खुसरो ने बलबन से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक तक यानी 8 सुल्तानों का शासनकाल को देखा था, ठीक है, नोट करिएगा। अमीर खुसरो को एक और नाम से, दूसरे उपनाम से भी बुलाया जाता था, वो क्या कहा जाता था, हिंद का तोता, नोट करिएगा, ठीक है, यानी हिंद का तोता किसे कहा जाता था, तो अमीर खुसरो का। तो मैं जो भी फैक्ट बता रहा हूँ वो बेहद ही महत्वपूर्ण है और इस चीज़ को आप सुनते जाइए, कहीं भी कोई भी काम कर रहे हो ना आप करते रहिए, ठीक है। बस एक सीट से आपको मतलब है, ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने खुद एग्ज़ाम क्रैक किया है और मुझे पता है कि किस लेवल का एग्ज़ाम पूछता है, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर के आप दिमाग में आप कुछ भी नहीं समझ सकते कि वो किस तरह का एग्जाम पूछेगा। करंट अफेयर पे आप ज़्यादा फोकस करें, साइंस पे ज़्यादा फोकस करें, जीके पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि मैथ जितना आप बनाएंगे तो 2-4 आगे पीछे जो है अनदर जो है कैंडिडेट भी बनाएगा। रीजनिंग आप जितना बनाएंगे 1-2 आगे वाला भी बनाएगा, पीछे वाला भी बनाएगा। लेकिन जो आपको फाइट करना है ना, वो जीके और साइंस और करंट अफेयर, यही तीनों पे फाइट करना है, ध्यान में रखिएगा। क्योंकि मैं करंट अफेयर इसलिए बोल रहा हूँ कि 10 से 12 क्वेश्चन जो है आपको करंट अफेयर पूछेगा ही पूछेगा। 10 से 12 नहीं, 8 से 12 कह लीजिए, ठीक है। लेकिन साइंस तो 25 रहना ही रहना है और जीके 50 रहना ही रहना है, इसलिए इस पर फोकस कीजिए। कम से कम अगर आप 110 के आसपास क्वेश्चन पे मार्क्स चले जाते हैं, 110 के आसपास, कैटेगरी से तो हम नहीं जानते हैं लेकिन जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपका एक जो है
प्री हाथ में रखा हुआ है, किसी का हिम्मत नहीं है कि आपको यहाँ से हटा देगा। ठीक है, क्योंकि 110 का मतलब होता है आपका 440 नंबर मार्क्स, जो कितना आसान नहीं होता है। तो पहले चलिए आइए हम प्रश्न पे देखते हैं, इसके बाद हम रणनीति बताएंगे कि पढ़ना कैसे है। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है कि धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि यह जनता के लिए अफीम है? तो 9 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, ये कार्ल मार्क्स ने बताया था कि यह जनता के लिए अफीम है। ध्यान में रखिएगा, कार्ल मार्क्स का एक फेमस पुस्तक है, उसका नाम क्या है? तो दास कैपिटल। क्या नाम है दोस्तों? उस पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1867 में जो है दोस्तों दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि पतंजलि किसके संकलन के विख्यात थे? तो योग सूत्र के, यानी पतंजलि जो थे दोस्तों योग दर्शन के जनक थे। ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये सब तो आप पढ़े लिखे हैं, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? 11 कहता है कि रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो 11 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर रजत क्रांति का संबंध ऑप्शन नंबर 4 अंडा से है। किससे दोस्तों? अंडा से है। अच्छा, दूध से श्वेत क्रांति, ध्यान में रखिएगा। तेलहन से जो है वो पीली क्रांति है, तेलहन से पीली क्रांति है, और अनाज से जो है वो हरित क्रांति का संबंध है। ध्यान में रखिएगा। एक अच्छा दूध उत्पादन की बात आती है तो एक और आता है ऑपरेशन फ्लड का नाम आपने सुना होगा, नोट करिएगा। ऑपरेशन फ्लड, लगता होगा फ्लड सुन करके कि ये बाढ़ है, लेकिन नहीं। अमूल दूध के बढ़ावा को देने के लिए जो है ऑपरेशन फ्लड लाया गया था। वो कब लाया गया था? 1970 ईस्वी में। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लीजिएगा, VVI है। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि पूर्वा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर लगाएंगे 12 का ऑप्शन नंबर 4, ये असम में स्थित है। एक और असम का फेमस जो कि अभी लेटेस्ट है ना, जो कि असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बना है, उसका नाम क्या है दोस्तों? तो नोट करिएगा, रायमोना वन अभयारण्य। ठीक है, रायमोना वन अभयारण्य, ये भी जो है वो असम में ही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, कहता है कि भारत का मानक समय रेखा किस जिले से होकर के गुजरती है? करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, ये मिर्जापुर होकर के गुजरती है। अगला प्रश्न है कि हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? दोस्तों रिपीट क्वेश्चन है, पहले भी सेट में आ चुका है। तो हम्पी का जो खुला संग्रहालय है वो ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक में स्थित है। हम्पी के बारे में थोड़ा जान ले। तो हम्पी में 2 और ऐसा फेमस मंदिर है जो आपको बार बार एग्जाम में पूछता है, वो क्या है? एक है हजारा का मंदिर, यानी जिसको आप हजारा मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा, और दूसरा जो है वो विट्ठल स्वामी का मंदिर। क्या है दोस्तों? विट्ठल स्वामी का मंदिर, ये जो है वो हम्पी में ही स्थित है। अगर हम आपसे पूछ दें कि हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप नोट करिएगा, तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है हम्पी स्थित है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, कहता है कि भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1954 ईस्वी में जो है दोस्तों वो भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई थी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है कि भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ उत्पन्न होती है? तो महाराष्ट्र में नहीं, बिल्कुल कर्नाटक में नहीं। आप जानते हैं कि जो गंगा का दोआब क्षेत्र है, गंगा वाला एरिया है, जैसे पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, ये सब एरिया जो है वो जूट उत्पादन करने में सबसे प्रथम स्थान रखता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगर हम आपको बोल दें कि जूट को और किस नाम से जानते हैं, तो गोल्डन फाइबर के भी नाम से इसको हम जानते हैं। जूट को किस नाम से जानते हैं? गोल्डन फाइबर को। अगर हम पूछ दें कि भारत में प्रथम जूट कारखाना जो है कहाँ और कब स्थापित हुआ, तो 1855 ईस्वी में रिसरा में, नोट करिएगा, कहाँ? रिसरा में जो है वो भारत का प्रथम जूट कारखाना स्थापित हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि नीलगिरी के पहाड़ी में क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? मतलब सबसे अधिक पूछ रहा है। तो 17 का जो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, कॉफी की सबसे अधिक खेती जो है इसी क्षेत्र में किया जाता है। अगर आपके दिमाग में अगर इलायची लगाएंगे तो इलायची जो है केरल वाला एरिया में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, कॉफी। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इधर कुछ लैंग्वेजेस दे रखे हैं भाषा, और इसका पूछ रहा है कि कब इसको मान्यता प्राप्त हुई। तो हम देख लेंगे कि कौन सा इसका सही है। तो संस्कृत जो है वो 2004, यही गलत दिया हुआ है। संस्कृत की जो मान्यता प्राप्त हुई थी 2004 नहीं, बल्कि जो
2005 में इसकी मान्यता प्राप्त हुई थी। बाकी सभी के सभी सही हैं। कन्नड़ 2008, मलयालम 2013, उड़िया भाषा को 2014 में जो है मान्यता मिली हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि यूएनए सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो आप नोट करिएगा, टोटल 5 अस्थायी सदस्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, कौन कौन? तो सबसे पहले आपके दिमाग में हम आपसे पूछ दें कि सबसे 3 फेमस कंट्री का आप नाम बताइए, एकदम बिल्कुल डेवलप्ड कंट्री का नाम बताइए, सबसे बड़ा कंट्री का नाम बताइए। तो आपके दिमाग में आएगा यूएसए, है ना, रसिया, दिमाग में आएगा यूएसए और रसिया, चाइना। तो ये तीनों के तीनों जो है वो यूएनओ के सदस्य भी हैं। और 2 आप और नोट कर लीजिए, फ्रांस, क्या है, फ्रांस और ब्रिटेन यानी इंग्लैंड। तो क्या क्या हो गया? यूएसए, रसिया, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन, यानी 5 जो हैं यूएनओ के परिषद के स्थायी, यूएनओ सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं, यानी टोटल कितने? 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? कहता है एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ध्यान में रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 1, मनीला में। ठीक है, यानी कहाँ है ये? मनीला फिलीपींस की राजधानी है। अगर हम आपसे पूछ दें कि एशियन बैंक, जिसको एडीबी कहते हैं, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट ऑफ बैंक, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो एशियन बैंक की स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी, जिसकी हेडक्वार्टर जो है वो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, मनीला में। इसका अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है भारत की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ बुक, है ना, सॉरी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माफ कीजिएगा, कह रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक अहमदनगर किले जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी, यानी जेल के दौरान लिखी गई थी। बताइए कि भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन थे? यानी साफ साफ कह देता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा था, तो इसको क्या चला जाता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? ये सब वन लाइनर स्टैटिक क्वेश्चन है, आप भूलेंगे नहीं। तो राशियों की कुल संख्या जो है वो 12 है, यानी कुल 12 राशि, जबकि नक्षत्रों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 27 होती है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि कौन सा रिटायर आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? यानी पूछ रहा है कि कौन गठन इसका किया, तो आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, ए.ओ. ह्यूम जो है, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया था। ध्यान में रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तब आप आंसर लगाएंगे व्योमेश चटर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगर हम आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तब आपका आंसर क्या होना चाहिए? बदरुद्दीन तैयबजी। क्या? बदरुद्दीन तैयबजी। ये तो मुस्लिम हो गए। अगर अंग्रेज पूछ दे कि पहले अंग्रेज कौन थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, तो जॉर्ज यूले। कौन था? जॉर्ज यूले। ये सब सारे के सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप नोट करके रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि तमस उपन्यास के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, तमस के भीष्म साहनी। अगला प्रश्न है, कहता है कि भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, क्या है? क्लेमेंट एटली जो है वो आजादी के समय भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, सॉरी, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे थे। वो किस पार्टी से संबंधित थे दोस्तों? तो ये लेबर पार्टी के प्रतिनिधि थे, ध्यान में रखिएगा। किस पार्टी के? लेबर पार्टी के प्रतिनिधि थे। अच्छा, ये तो ठीक है। अगर हम आपसे पूछ दें कि जो सिपाही विद्रोह यानी 1857 का क्रांति हुआ, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो आप आंसर लगाएंगे पामस्टान। कौन था दोस्तों? तो पामस्टान उस समय यानी 1857 के क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, देखिएगा। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पुनः समझौता यानी पुनः संधि कब की गई? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर कितना? 24 सितंबर। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 का ऑप्शन नंबर 2। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। कहां? तो यरवादा के सेंट्रल जेल में हुई थी, ध्यान में रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि सिंह का संरक्षण होता है, यानी ये पार्क का नाम दिया हुआ है दोस्तों। आपसे पूछ रहा है कि किसमें सिंह होता है, तो सबसे पहले तो आप काजीरंगा काटेंगे। क्यों? चूंकि काजीरंगा में जो होता है एक सिंह वाले गेंडा होते हैं, जो कि कहाँ है? असम में है।
मानस भी असम में है जो कि हाथी के लिए फेमस है। और जिम कार्बेट की बात करें तो जिम कार्बेट जो है उत्तराखंड में है दोस्तों, ये बाघ के लिए फेमस है। और बाकी बच गया गिर, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सिंह के संरक्षण के लिए फेमस है। वो कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हुए थे? करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, त्रावणकोर से ये जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, देखिएगा 29वां प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है कि बिहार में बहने वाली नदी में किसका उद्गम अमरकंटक से होता है? करेक्ट आंसर लगाइए ना ऑप्शन नंबर 2, सोन नदी का। ये अमरकंटक से तो निकलती है, लेकिन बिहार में पटना के निकट एक मनेर जगह है, वहीं पे जाकर के ये मिल जाती है। वैसे अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं। वो कौन कौन नदियां निकलती है अमरकंटक से? नर्मदा, महानदी और सोन नदी निकलती तो एक जगह से, लेकिन ये तीनों 3 दिशाओं में बह करके अलग अलग मिल जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? तो ध्यान में रखिएगा कि पूर्ण स्वराज का डिमांड जो था या पारित किया गया वो 31 दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। अच्छा, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। ध्यान में रखिएगा, जेल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? कहता है कि मार्को पोलो यानी 1292 से लेकर के 1294 के मध्य कहां से भारत आया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये इटली का यात्री था और ये वेनिस से भारत आया था। कहां से आया था? वेनिस से भारत आया था। कहां का यात्री था दोस्तों? तो ये इटली का यात्री था। ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, वेनिस। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के ख के अधीन कौन स्वशासी संस्था की स्थापना की गई है? तो ध्यान में रखिएगा 243 से लेकर के, जहां या फिर 243 का जनरली जिक्र होगा तो आप सीधा पंचायत से संबंधित पे बात चले जाइएगा। जहां दिखाई देगा पंचायत वर्ड आप आंसर लगा के आइएगा, कभी गलत नहीं होगा। ध्यान में रखिएगा 273वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायत संस्था के लिए जो है 1943 से लेकर के 1943 के 9 तक जो है ना वो इसका प्रावधान किया गया है। ध्यान में रखिएगा, यानी जब भी 1943 से 1943 के 9 तक का जिक्र करेगा आप पंचायत संबंधित लगा करके आएंगे, कोई गलती नहीं होगी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, कहता है कि सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वास्ता ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण करवाया था? तो 33 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, पांडुवंश से संबंधित था। किससे संबंधित थे? तो पांडुवंश से। अच्छा, ये पांडुवंश ये कौन थे? तो ध्यान में रखिएगा कि रानी वास्ता जो थी वो राजा ये कनौज के जो राजा यशोवर्मन की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? यशोवर्मन की ये पुत्री थी। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, जिनकी शादी जो है दोस्तों हर्षगुप्त से हुई थी। किसके साथ हुई थी? ये हर्षगुप्त से इनकी शादी हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? कहता है कि प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक विपणन समिति किस कार्य को नहीं करती है? तो 35 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, ये समर्थन मूल्य का निर्धारण जो है दोस्तों वो नहीं करती है। ध्यान में रखिएगा, प्राथमिक विपणन समिति किस कार्य को नहीं करती है? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ये समर्थन मूल्य का निर्धारण नहीं करती है। अगर हम आपसे पूछ दें कि कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना जो है दोस्तों 1965 ईस्वी में की गई थी। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी सेट में कराया है। आप अगर सेट से निरंतर बने होंगे तो आपको ये दिमाग से निकले नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि कृषि मूल्य आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1965 में। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि मशहूर नाइक जूता जो कि आप पहनते हैं, जूते और कपड़े भारत सहित अनेक देशों में पहने जाते हैं। शब्द नाइक का अर्थ क्या है? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, ये विजय की यूनानी देवी। इसका अर्थ क्या होता है? विजय की यूनानी देवी। यह एक अमेरिकी कंपनी है। ध्यान में रखिएगा, कैसी कंपनी है? ये अमेरिका की कंपनी है, जिसका मतलब नाइक का स्लोगन क्या है? अगर आपसे पूछ दे कि नाइक का स्लोगन क्या है, और पूछता है, एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप आंसर लगाएंगे जस्ट डू इट। नाइक
का ये स्लोगन है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन देखेंगे, राज्यसभा में सभापति होता है, यानी उसकी अध्यक्षता कौन करता है, सभापति। लोकसभा स्पीकर होता है, विधान परिषद सभापति होता है, बिल्कुल सही। विधानसभा के अध्यक्षता करने वाले को स्पीकर नहीं कहते हैं बल्कि विधानसभा का अध्यक्ष ही कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर लगाइए, फेमस नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 2 12। यानी अनुच्छेद 80 के तहत, कौन सा, अनुच्छेद 80 के तहत जो है दोस्तों राष्ट्रपति के आधार पर राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है कला साहित्य विज्ञान है ना एवं समाज सेवा के क्षेत्र से 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जबकि अनुच्छेद 331 के तहत जो है दोस्तों राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन करते हैं थे, ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है। 39वां प्रश्न कहता है कि डोल उत्सव या डोल जात्रा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये डोल उत्सव या डोल यात्रा जो है पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से हिंदी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया। तो ध्यान में रखिएगा, ये सब करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो हिंदी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बद्री नारायण को। किस एक कविता का इन्होंने संग्रहण किया था, उस कविता का नाम क्या है, तो तुमड़ी के शब्द। क्या नाम है दोस्तों, नोट करिएगा, तुमड़ी के शब्द के लिए जो है इनको हिंदी साहित्य का अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, कहता है कि विक्ट्री सिटी की पुस्तक के लेखक कौन है। तो विक्ट्री सिटी के पुस्तक के लेखक है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, सलमान रुश्दी। अगला प्रश्न है, कहता है कि भारत के शतरंज खिलाड़ियों की अगस्त 2023 में जारी रैंकिंग में 3 दशक से अधिक समय तक भारत के शीर्ष स्थान पर रहने वाले विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर कौन भारतीय शतरंज खिलाड़ी आगे निकल गए हैं। तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, डी कुकेश। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। 43वां प्रश्न कहता है दोस्तों कि 12 से 19 सितंबर 2023 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ISSF विश्व कप टूर्नामेंट में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इलावेनिल कलावरीवान, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, कहता है कि प्रिंटिंग प्रेस की तकनीकी का आविष्कार किसने किया था। तो बताया जाता है कि 1490 के दशक में जो है गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस तकनीकी का आविष्कार किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, कहता है कि जनवरी 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तिरुवनंतपुरम यानी केरल में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, फिर इधर आपको बुक का नाम दे दिया हुआ है और आपको ऑथर का नाम दिया हुआ है, आपको मैच कराने के लिए बोल रहा है। तो इंडिया एंड कम्युनिज्म बिल्कुल सही है, गीता रहस्य भी बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, बच गया क्या, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। विदर इंडिया जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर नहीं बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, कहता है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हो गया। क्रांति ध्यान में रखिएगा, 1857 में तो क्रांति में थे ही, लेकिन इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ध्यान में रखिएगा जो दोस्तों, जब इनकी मृत्यु हुई थी तो उस समय वो लगभग 80 वर्ष के उम्र के थे, ध्यान में रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी। अगर हम आपसे पूछ दे कि इनका संबंध जो है किस वंश से रहा था, यानी किस जाति के रहने वाले थे, तो ये परमार वंश से थे, ध्यान में रखेंगे। परमार वंश के ये नेता थे, ध्यान में रखेगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न देखेंगे, नेतृत्व करता थे। 48वां प्रश्न कहता है कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे। लीजिए, अभी तक आप चंपारण सत्याग्रह जानते होंगे, ये सुने होंगे कि गांधी जी को इनवाइट कौन किया था, तो राजकुमार शुक्ल ने। अब आपसे पूछ रहा है कि राजकुमार शुक्ल का गांव का नाम बताइए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राजकुमार शुक्ल का गांव का नाम
मुरली भरहवात है। ठीक है, अगर चंपारण सत्याग्रह हुआ कब था, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि सदाकत आश्रम के हेतु 20 एकड़ जमीन किसने दान में दी थी, नोट करिएगा। आप केवल पहले तो फोकस करेंगे कि सदाकत आश्रम, देखते ही आप जो भी दिमाग में आ रहा होगा, जैसे खैरू मियाँ आएगा, सैयद शहाबुद्दीन आएगा, तो ये सब आप नहीं लगाएंगे। इसमें पूछ रहा है कि 20 एकड़ का जमीन किसने दिया था, तो नोट कर लीजिएगा, खैरू मियाँ ने कांग्रेस के कार्यालय के लिए, किसने, खैरू मियाँ, यानी ऑप्शन 3, खैरू मियाँ ने कांग्रेस के कार्यालय के लिए पटना के दीघा, कहाँ, दीघा एक जगह है पटना में, तो पटना के दीघा में लगभग 20 एकड़ जमीन जो है दोस्तों दान में दिया, जहां की सदाकत आश्रम की स्थापना की गई है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है दोस्तों, देखें 50वां प्रश्न क्या कहता है, कहता है स्टेटमेंट दिया हुआ है, कहता है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक एवं असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। ये वर्ष 1946 में स्टेटमेंट किसने कही थी, किसने ये कथन दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51, क्या कहता है, साइंस का प्रश्न यहां से शुरू होता है, देखेंगे। कहता है कि एक गतिशील बस में एक ब्रेक लगाने से एक सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करेगा, तो आपको अगर ऑप्शन में दिया हुआ था जड़त्व के नियम, तो आप बिल्कुल लगा करके आते और आपकी गलती भी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर आपका न्यूटन का फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ के बारे में पूछ रहा है, तो आप आंसर लगाएंगे ना कि जड़त्व के नियम को कौन फॉलो करता है, तो न्यूटन के प्रथम गति जो है दोस्तों वो जड़त्व के नियम को फॉलो करता है। सेकेंड से क्या मिलता है, तो ये बल का परिभाषा मिलता है, यानी समीकरण मिलता है F = ma, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, कहता है कि एक साधारण आवर्धक ग्लास में क्या शामिल होता है, तो एक साधारण आवर्धक ग्लास में दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस शामिल होते हैं, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, ये आवर्धन कहते किसको है, तो प्रतिबिंब के लंबाई, क्या, प्रतिबिंब के लंबाई जो दोस्तों बटे आप वस्तु के लंबाई को आप निकाल लेंगे, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, आवर्धन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53, देखेंगे। 53 कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है किस पर, तो आधुनिक आवर्त सारणी है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, परमाणु क्रमांक पर आधारित है। आवर्तों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, तो 7, नोट करिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखेंगे कि एल्केन का सूत्र आपसे पूछा है, मैंने कई बार आपको बार 1000 बार बताया है, किसको आप रट लीजिए। जहां सी का जिक्र, साइंस का जिक्र हुआ, तो आपको एल्केन का सूत्र पूछेगा, आपको आदर्श गैस का समीकरण, जिसको मैंने आपको बताया कि PV = nRT होता है, ये सब दोनों में से कोई ना कोई छप ही जाएगा, क्या पता दोनों भी छप जाए। तो आपसे बार क्वेश्चन पूछ रहा है कि एल्केन का सूत्र क्या होता है, तो आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, यानी CnH2n प्लस में 2, ये एल्केन का सूत्र होता है, जबकि CnH2n जो है दोस्तों ये एल्कीन का सूत्र होता है। एल्कीन मैं बोल रहा हूं, अच्छा, CnH2n एक -2 होता है, ठीक है, CnH2n-2 जो होता है वो एल्काइन का सूत्र होता है। ध्यान में रखिएगा कि CnH2n+1 का जिक्र करेगा, तो आप ये एल्किल लगाइएगा। तो इसका ये नोट कर लीजिए कॉपी पे, कहीं भी दीवार पे, दिमाग में जहां चिपकाना चिपका लीजिए, एकदम लड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है। 55वां प्रश्न कहता है कि संभारिक परमाणुओं में क्या होते हैं। तो पहले तो आप ध्यान में रखेंगे कि संभारिक कहते किसे हैं, जिसको आपको इंग्लिश में आइसोबार्स भी कहता है, ध्यान में रखिएगा। तो ध्यान में रखिएगा कि वे परमाणु जिनके परमाणु भार या न्यूक्लियोनों की संख्या इक्वल होती है, उसे हम संभारिक कहते हैं। तो ऑप्शन तो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3, न्यूक्लियोनों की संख्या समान होती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के उपस्थिति के कारण जो है दोस्तों जल की कठोरता होती है। ठीक है, अच्छा, इसको दूर कैसे किया जाता है, तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए उसमें लाइम वाटर को मिलाइए, यानी CaOH का होल ट्वाइस को मिलाइएगा, तो आपकी जल की अस्थायी कठोरता दूर हो जाएगी। साथ ही साथ अगर हम आपसे पूछ दें कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने की मुख्य विधि को क्या कहते हैं, तो नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट साइंस से संबंधित, ठीक है, तो परम्यूटेट विधि कहते हैं। क्या, परम्यूटेट,
परम्यूटेट विधि कहते हैं, या फिर जियोलाइट मेथड भी इसी को हम कहते हैं, जियोलाइट मेथड भी इसी को कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है? कहता है कि ल्यूमेन किसका SI मात्रक है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ज्योति फ्लक्स का। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता कितनी है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न है कि जबकि मैं आपको बता देता हूं कि 21% पे जो है वो ऑक्सीजन है। अगला आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बैगनी रंग का प्रकीर्णन अधिक होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम, और जिसका रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, इसलिए प्रकीर्णन सबसे कम, बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, इसलिए प्रकीर्णन सबसे अधिक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के द्वितीय आयन का विभव का सही क्रम क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और कार्बन। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है किस विटामिन को थायमीन के नाम से जानते हैं? तो ध्यान में रखिएगा कि जितने भी बी के कॉम्प्लेक्स विटामिन है, नाम रासायनिक नाम याद कर लीजिएगा, आपसे पूछेगा ये भी एग्जाम में। क्यों? क्योंकि पूछता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, मैच कराने वाला पूछ देगा, आपको ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन दे देगा। तो इसमें पूछ रहा है कि थायमीन के नाम बताइए, तो ध्यान में रखिएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, B1 को हम थायमीन के नाम से जानते हैं, जबकि B2 को हम जो है दोस्तों वो राइबोफ्लोविन के नाम से जानते हैं, राइबोफ्लोविन। B3 को नियासिन के नाम से जानते हैं, और जबकि विटामिन B12 को हम साइनोकोबालामिन के भी नाम से जानते हैं, नोट कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, कहते हैं कि RNA का मुख्य कार्य क्या है? तो करेक्ट आंसर लगाइए ना, ऑप्शन नंबर 2, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। वैसे भी RNA को जो है दोस्तों क्या कहा जाता है? तो प्रोटीन का फैक्ट्री। RNA को प्रोटीन के फैक्ट्री के भी नाम से जानते हैं, जबकि एक होता है लाइसोसोम, क्योंकि प्रोटीन के फैक्ट्री के बाद आपको आत्महत्या की थैली का याद आएगा, तो लाइसोसोम को है दोस्तों जो वो हम आत्महत्या के थैली के नाम से जानते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल के भी नाम से जाना जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जो है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, यानी किस में? तो कपड़े के छपाई में और आग बुझाई में, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। 64वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि फिर आपको मैच कराने वाला प्रश्न दे दिया, और कहता है कि कौन सी संयोजन अभिक्रिया है। मान लिया जाए कि इस तरह का क्वेश्चन आपको स्किप करने का बात आएगा, सपोज दैट आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है, थोड़ा सा इक्वेशन से संबंधित बस कुछ थ्योरी पढ़ लीजिएगा। आपको पूछ देगा कि द्विविस्थापन कौन होता है, विस्थापन कौन होता है, संयोजक अभिक्रिया कौन है, तो यही सब आपसे पूछेगा। तो आप ध्यान में रखिए ना, संयोजन का मतलब क्या होता है? कंपोजिशन। संयोजन का मतलब क्या होता है? कंपोजिशन, मतलब मिल करके बना होना है। तो ये चारों ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन 2 और 3 ही ऐसा दिखाई देगा जो 2 मिल करके जो है तीसरे का निर्माण कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे हम सीधा ऑप्शन नंबर 3, 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान दे रखा है 35 है और इलेक्ट्रॉन 18 है, तो उसमें कह रहा है कि उसमें प्रोटॉन की संख्या बताइए। तो आप जानते हैं कि प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, या प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 18, तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 18। करेक्ट आंसर तो निकल गया ऑप्शन नंबर 2। अगर आपसे न्यूट्रॉन की संख्या पूछ देता तो आप क्या करते हैं? तो न्यूट्रॉन की संख्या अगर आपसे पूछ देता तब आप परमाणु द्रव्यमान यानी द्रव्यमान में से आप इलेक्ट्रॉन की संख्या को सब्ट्रैक्ट कर लेते, आंसर आपको मिल जाता कितना? 17। ध्यान में रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, कहता है कि आमों का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ध्यान में रखिएगा कि आम, गाजर, दूध, ये सब सारा का जिसका पीला रंग का जिक्र है, आप आंसर लगाएंगे कैरोटीन के वजह से होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, कहता है कि एक बर्तन लंबे समय तक हवा के संपर्क में छोड़ दिया जाता है, यह एक हरी कोटिंग प्राप्त करता है, बताइए बर्तन किसका बना होता है? तो आंसर लगाइए ना, ऑप्शन नंबर 4 तांबे का।
कैसे? तो मैं आपको बता दूं कि आपके घर में जो दादी का जो बर्तन होगा, है ना, बुजुर्गों का घर में बर्तन रखा होगा, गलती से अगर तांबे का बर्तन मिल जाए तो आप देखिएगा कि तांबा बेचारा अपना ओरिजिनल चमक छोड़ देता है और उस पर धीरे धीरे जो है ग्रीन कलर का परत लेयर चढ़ने लगता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है? कहता है कि दांत के डॉक्टरों के द्वारा परीक्षण के दौरान दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये सब प्राचीन युग से आप पढ़ते आ रहे हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 69, कहता है कि एक वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होगा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, पिरामिड जो है वो सीधा होगा। अगला प्रश्न है 70 नंबर, कहता है कि एक निश्चित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक होगी, तो किसकी? तो ध्यान में रखेंगे समुद्र, तालाब, नदी, इसमें जितने भी ये सब आता है इसमें पारिस्थितिकी तंत्र की संख्या सबसे अधिक होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्वों की परमाणु संख्या 33 है? तो नियोन का तो 10 होता है, ये आप काट कर दीजिए पहले ही। बाकी बचा बेरियम, आयोडीन और आर्सेनिक, तो आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, यानी आर्सेनिक का जो है दोस्तों परमाणु संख्या 33 होता है। अच्छा, बेरियम का कितना होता है? तो बेरियम का 56, जबकि आयोडीन का होता है दोस्तों 53। नोट कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है 72 नंबर, कहता है कि HIV का जीन होता है किस तरह का? तो HIV का जिक्र आ रहा है, तो आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, SSRNA। ठीक है, क्या होता है? SSRNA। अच्छा, ये SS का मतलब क्या होता है? तो SS का मतलब होता है सिंगल स्टैंडर्ड। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA जो है HIV का जीन होता है। नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अच्छा, ये HIV का फुल फॉर्म अगर हम आपसे पूछ दें तो HIV का फुल फॉर्म होता है वो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3, SSRNA। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है? 73 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य या असत्य के बारे में सत्य पूछ रहा है? देख लीजिए, जरा पढ़ लेते हैं। कहता है कि CO2 को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है। CO2 गैस जो है चूने जल की दुधिया कर देती है, बिल्कुल सही है। इसके बाद पूछ रहा है कि CaCO3 को अकेले गर्म करने पर CO2 गैस निकलता है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। 74 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि जल में नमक को घोलने पर से प्राप्त होगा, यानी किस तरह का मिश्रण? तो जल में आप नमक घोलिए या चीनी घोलिए, आपको समांगी मिश्रण प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न क्या है दोस्तों? कहता है कि कोशिका आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही होगा? ऑप्शन दिया हुआ है कि लाल रक्त कोशिकाएं, बिल्कुल सही है, यानी गोलाकार होता है। पेशीय कोशिका तर्क रूपी होता है। दोनों के दोनों आंसर सही हैं। अगर मैं आपसे पूछ दे कोशिका का अगर जिक्र आता है तो कोशिका जो है जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। ध्यान में रखिएगा, कोशिका क्या है? जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई को हम क्या बोलते हैं? कोशिका ही कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछता ही है। अगर आपसे पूछ दे कि कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने। किसने? कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है दोस्तों रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। अगर प्रश्न कर दें कि सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, तो सबसे लंबी कोशिका दोस्तों तंत्रिका तंत्र की होती है, जबकि सबसे बड़ी कोशिका जो है दोस्तों वो शुतुरमुर्ग की होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो आप अधिक से अधिक शेयर करिए और हमारे वीडियो से नियंत्रित आप बने रहिए। ठीक है, निरंतर बने रहिए, हम आपको लगातार सेट लेकर के आएंगे। आज का सेशन को यहीं पर समाप्त किया जाता है। अगला सेशन हम कल लेकर के आएंगे। धन्यवाद।